एवरीवन, आज हम 12th क्लास का बहुत ही इजी टॉपिक करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस होते क्या हैं? सबसे पहले हम ये बात करेंगे मैट्रिसेस जो हैं, अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल लेके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। 3 पर्सन्स हैं ABC एंड उनके पास आपको नंबर ऑफ पेन्स एंड नंबर ऑफ पेंसिल्स गिवन है। Okay, the number of pens with a person is 3 and number of pencils with a person is 2. Similarly with B person, number of pen is 1 and number of pencil is 1, and with C person the number of pens are 4 and number of pencils are 2. Okay, तो इस डेटा को मैंने एक टेबुलर फॉर्म में लिखने की कोशिश की है कि A पर्सन के पास नंबर ऑफ पेन्स और पेंसिल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल्स विद बी पर्सन कितने हैं, नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल्स विद सी पर्सन कितने हैं। इसको एक टेबल की फॉर्म में मैंने लिखने की कोशिश की है। इसी को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसी डेटा को एज इट इज उठा के 3 1 4 2 1 2, अगर हम इस तरीके के स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनको क्लोज कर देते हैं तो इस पूरे को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम किसी भी कैपिटल लेटर से शो कर सकते हैं, क्योंकि ABC में यहाँ पे लिख चुकी हूँ ऑलरेडी, तो मैं इसको D से शो कर रही हूँ। D is equals to this thing. This is the matrix of the data that is given to me. इस डेटा का मैट्रिक्स फॉर्म है। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी डेटा हो हम उसको मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। लेकिन इसका यूज क्या है? इसका यूज आएगा जब आपको इसके ऊपर कोई कैलकुलेशन करनी हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें साथ में गिवन होता कि एक पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज और एक पेंसिल की कॉस्ट है 5 रुपीज। ओके, और हमसे पूछा जाता कि अब टोटल कितना मनी लगा इतनी सारी पेन एंड पेंसिल्स को बाय करने के लिए, वो फाइंड आउट करो। या फिर हमसे पूछा जाता कि ए पर्सन को 3 पेन और 2 पेंसिल्स खरीदने में कितना मनी स्पेंड करना पड़ा, वो फाइंड आउट करो। तो इस छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें डेली लाइफ में सॉल्व करनी होती हैं, वो हम मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम आगे बात करेंगे। बट अभी समझने की बात ये है कि हम किसी भी डेटा को जो कि टेबुलर फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैट्रिक्स की जो कंडीशन है वो है ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो किसी भी डेटा को अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में रख देंगे तो वो मैट्रिक्स बन जाएगा। ओके, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैट्रिक्स के लिए यूज की जाती हैं। उसमें से सबसे नंबर 1 पे आता है रोज। रोज क्या होती हैं? ये हॉरिजॉन्टल लाइन में जो हमने डेटा फीड किया है वो रोज हैं। ओके, तो इसमें कितनी रोज हैं? फर्स्ट रो दिस वन, सेकेंड रो दिस वन, थर्ड रो दिस वन। तो ये आपकी क्या है? रोज हैं। जो भी हॉरिजॉन्टल होती हैं वो रोज होती हैं। ओके, कॉलम्स होती हैं वर्टिकल, मतलब वर्टिकल लाइन में जो हमने डेटा फीड किया है वो कॉलम्स हैं। तो दिस वन इज कॉलम 314 एंड 212 इज ऑल्सो इन अ कॉलम। तो अगर मैं अपने इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इसमें मेरे पास कितनी रोज हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रोज हैं। और अगर मैं कॉलम्स की बात करूं तो कितने कॉलम्स हैं? नंबर 1 कॉलम, नंबर 2 कॉलम, 2 कॉलम्स हैं। ओके, तो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। एलिमेंट्स, अब हमने इस मैट्रिक्स में जितने भी नंबर्स लिखे हैं 3, 2, 1, 1, ये सब क्या है? इसके एलिमेंट्स है। तो ये जो सिंगल एंटिटीज हैं या सिंगल जो वैल्यूज हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ओके, इतना क्लियर है? अभी हमने 3 चीजें की हैं। रोज, जो भी हॉरिजॉन्टल में डेटा फीड होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी भी होंगी एक मैट्रिक्स में उनको हम रोज बोलेंगे। कॉलम्स, जितनी भी वर्टिकल लाइंस में डेटा फीड होगा उनको हम कॉलम्स बोलेंगे। और एलिमेंट्स, जो सिंगल वैल्यूज हमने मैट्रिक्स में रखी होगी वो आपके एलिमेंट्स हो जाएगी। अब बात आती है ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है,
जैसे अगर मैं इस वाले मैट्रिक्स की बात करूं, ये थोड़ी ज़्यादा ही खिचड़ी पक गई है, तो हम यहाँ पे साइड में दोबारा से लिख देते हैं इस मैट्रिक्स को 3 1 4 2 1 2। ठीक है, इसमें कितनी रोज थी? 1 2 3, 3 रोज। ओके, तो नंबर ऑफ रोज हो गई आपकी 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे? 1 2, 2 कॉलम से, तो 3/2 का मैट्रिक्स हो गया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? 3 into 2। तो किसी भी मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर बताने को आ सकता है। ऑर्डर होता क्या है? सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखी जाती हैं और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ कॉलम्स लिखे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, इतना क्लियर है? ऑर्डर्स, ये ऑर्डर ज़रूर याद रखना है कि ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछने को आ सकता है। आगे बढ़े हैं। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोग अब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। आपको एक डेटा गिवन दे रखा है और उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, तो क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व इट। कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1 2 एंड 3। आपको 3 फैक्ट्रीज के अंदर जो नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ वुमेन काम करते हैं, मैन वर्कर्स एंड वुमेन वर्कर्स काम करते हैं, वो गिवन दे रखा है। Represent the above information in the form of a 3:2 matrix. What does the entry in the third row and second column represent? सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की। पहले क्या पूछ रहे हैं वो? represent the above information in the form of 3/2 matrix। मतलब उसमें 3 रोज होने चाहिए एंड 2 कॉलम्स होने चाहिए। उसी फॉर्म में इन्होंने डेटा भी लिखा हुआ है, 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। तो हमें कुछ भी नहीं करना, बस आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है और इस डेटा को एज इट इज उठा के उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। तो अपने आप ही 3:2 का मैट्रिक्स बन जाएगा, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। दिस मैट्रिक्स, क्योंकि हम मैट्रिक्स को कभी भी ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, आगे कोई कैपिटल लेटर लिखना पड़ता है, तो मैं आगे ए लिख रही हूँ। A is equals to this matrix। ठीक है, now what does the entry in the third row and second column represent? थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। थर्ड रो कौन सी है? 1 2 3, ये थर्ड रो है। सेकेंड कॉलम 1 2, ये सेकेंड कॉलम है। तो यहाँ पे आएंगे और जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाएगा हमें वो वाला डेटा बताना है। ठीक है, ये थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम में जो एंट्री आ रही है वो है 26। कहाँ पे इंटरसेक्ट किया ये थर्ड रो और सेकेंड कॉलम? 26 पे आके इंटरसेक्ट किया। तो आपको कौन सी वैल्यू बतानी थी? थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम की वैल्यू बतानी थी, जो कि आपके पास क्या है? 26। और एक्चुअली ये 26 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 26 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 3 फैक्ट्री में कितनी वुमेन वर्कर्स काम करती हैं। तो 26 values represent the number of women workers in factory number 3। okay, in factory 3 या थर्ड। तो ये आपको बताना था, वैल्यू बतानी थी, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको ये भी बताना था। ठीक है, तो क्लियर है? क्वेश्चन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हम आगे वाले क्वेश्चंस में सीखेंगे। अभी आप क्वेश्चन समझने के लिए कीजिए कि अगर आपके पास डेटा आता है तो उसका कैसे मैट्रिक्स बनाएंगे, और उसमें से एक पर्टिकुलर वैल्यू पूछी जाती है तो आप वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ गया है। What is this question? If a matrix has 8 elements, what are the possible orders it can have? इससे पहले हम एक बात कर लेते हैं। हमने पीछे बात की थी 3:2 मैट्रिक्स की। तो अगर हम कोई भी मैट्रिक्स बनाएं 3:2 ऑर्डर का, ठीक है, लाइक हमने मैट्रिक्स बनाया, मैं एलिमेंट्स ABC से डिनोट कर रही हूँ, ABCDEF। ओके, इसमें टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं।
और इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज 2 कॉलम्स, मतलब 3 into 2। वही अगर मेरे पास 6 एलिमेंट्स ABCDEF दे रखा होता तो मैं उसका एक ऐसा मैट्रिक्स भी बना सकती थी, ABCDEF, मतलब सिंगल रो मैट्रिक्स। सिंगल रो मैट्रिक्स में एलिमेंट्स तो 6 ही हैं, लेकिन अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसके अंदर 1 रो है एंड 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1:6। यहाँ पे क्या ऑर्डर था, 3:2। यहाँ पे 1:6। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है दोनों में, इसमें भी 6 एलिमेंट्स है और इसमें भी 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसका सिंगल कॉलम मैट्रिक्स बनाते तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहते, 6 ही हमने एलिमेंट्स लिखे हैं, लेकिन अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, अब इसके अंदर 6 रोज हो गई, 1 2 3 4 5 6 रोज एंड 1 कॉलम, 6:1 हो गया। तो आप देख रहे हैं हमारे पास अगर 6 एलिमेंट्स गिवन होते हैं तो आप डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते हैं। 3:2 का भी बना सकते हैं, 1:6 का भी बना सकते हैं, 6:1 का भी बना सकते हैं, और जैसे यहाँ पे 3 रोज इंटू 2 कॉलम्स है, ऐसे आप 2 रोज इंटू 3 कॉलम्स का भी बना सकते थे। तो एक्चुअल में ये हमने मल्टीपल्स देख लिए। ओके, 6 के मल्टीपल्स देख लिए। 6 कब आता है, 1 6 6 1 2 3 3 2। तो ये सारे पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। ठीक है, ऐसी सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, तो अगर 8 एलिमेंट्स होते हैं एक मैट्रिक्स में तो आप 8 के फैक्टर्स बना लीजिए। 8 के क्या क्या मल्टीपल्स होते हैं, 1 की टेबल से स्टार्ट करते हैं, 1 into 8, 2 into 4, 3 की टेबल में 8 नहीं आता, 4 की टेबल में 4 2 एंड देन 6 7 8, 8 1 ओके। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स आपके पास आ गए, ये पॉसिबल मल्टीपल्स है, मतलब आप ये डिफरेंट ऑर्डर्स के मैट्रिक्स बना सकते हैं अगर आपके पास 8 एलिमेंट्स होते हैं तो हमें यही बताना था, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। आपको जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन दे रखे हैं आप उसके मल्टीपल्स देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, उसी पर्टिकुलर मल्टीपल्स के आपके मल्टीपल्स ही आपके क्या हो जाएंगे, ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएंगे। ठीक है, या तो आप 1 रो 8 कॉलम्स का मैट्रिक्स बना सकते हैं, 2 रो 4 कॉलम्स का मैट्रिक्स बना सकते हैं, 4 रोज 2 कॉलम्स का मैट्रिक्स बना सकते हैं, या 8 रोज 1 कॉलम का मैट्रिक्स बना सकते हैं अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 होते हैं तो। यही हम साइड में एक और वो ले लेते हैं, अगर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 गिवन दे रखा है, अगर एक मैट्रिक्स में 10 एलिमेंट्स हैं तो आप किस किस ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते हैं, 1 into 10, 2 into 5, 5 into 2, 10 into 1। ठीक है, इज इट ओके। ये 4 पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे आपके किसके, मैट्रिक्स के, जो आप 10 एलिमेंट से बना सकते हैं। एलिमेंट्स हम पहले बात कर चुके हैं, ये जो सिंगल एंटिटीज होती हैं मैट्रिक्स के अंदर उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, आगे बढ़े। The next question on your screen is construct a 3:2 matrix whose elements are given by Aij is equals to half I minus 3j। अब सबसे पहले तो कंफ्यूज हो रहे होंगे ये आई जे कहाँ से आ गया, ए आई जे क्या होता है ना, अभी तक क्योंकि हमने इसकी बात नहीं की है। तो हम देखते हैं पहले तो, ए आई जे इज द जनरल फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी वट, और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं, उसको जनरल फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, ए आई जे। और आई क्या होता है, यहाँ पे आई होता है आपका नंबर ऑफ रो का क्या नंबर है, और जे होता है आपका नंबर ऑफ कॉलम का क्या नंबर है। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे 3:2 मैट्रिक्स बनाना है, 3:2 मैट्रिक्स आपको पता है उसमें कितने रोज होंगी, 3 रोज होंगी, तो 1 रो 2 रो 3 रो एंड 2 कॉलम्स होंगी। ठीक है, 3 रोज 2 कॉलम्स, 3:2 का हमने मैट्रिक्स बना दिया।
मैंने यहाँ पे सारे ए लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे ए नहीं लिखे जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, आई जे मतलब कौन सी नंबर ऑफ रो है और कौन सा नंबर ऑफ कॉलम है। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट जो है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1 रो 1 कॉलम। ठीक है, तो 1 1। ये जो सेकेंड एलिमेंट है ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का है, तो यहाँ पे 1 2 लिखा जाएगा। ये थर्ड एलिमेंट है ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो 2 1 लिखा जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2 2 3 1 3 2। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को ओपन करके पूरा इस तरीके से शो कर सकते हैं। A11 A12 A21 A22 A31 A32। ये हमने 3:2 का मैट्रिक्स बनाया। ऐसे आप 3:3 का मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, वहां पे एक कॉलम और ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे, तो यहाँ पे आ जाते हैं वापस। हमने एक 3:2 का जनरल मैट्रिक्स लिख दिया है और आपको इन्होंने Aij की वैल्यू गिवन दे रखी है। Aij की वैल्यू क्या है, हाफ i माइनस 3j। अब आपको इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज निकालनी है जो कि आपने जनरल मैट्रिक्स में लिखा है। किस किस की, A11 की। A11 मतलब आपको i की जगह पे भी 1 पुट करना है और j की जगह पे भी 1 पुट करना है। तो अगर हम इसमें जो आपको गिवन दे रखा है रिलेशन i और j के बीच में, वहां पे i और j की वैल्यू पुट कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा, A11 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे i की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं और j की जगह पे भी 1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, हाफ 1 माइनस 3 1 3 होता है, हाफ 1 माइनस 3 इज -2, बिकॉज ये मॉड में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये आपके पास 1 बचेगा। तो A11 की वैल्यू आपके पास आ गई 1। ओके, ऐसे ही आप A12 की वैल्यू निकालेंगे। A12 की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे i और j की जगह पे आप वैल्यू पुट कर देंगे। i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2। ठीक है, तो हाफ i की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, j की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया। तो ये क्या आ गई वैल्यू आपकी, 1 माइनस 6 हाफ माइनस 5, पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, मॉड से बाहर आएगी तो 5/2। ये मॉड का साइन होता है। मॉड का साइन का मतलब होता है इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो जब मॉड के साइन से बाहर आती है वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, आपने भी 2 एलिमेंट्स निकाले हैं, अभी भी हमें बाकी के 4 एलिमेंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं A11 A12 A21। A21 में आप i की जगह पे 2 पुट करेंगे और j की जगह पे 1 पुट करेंगे। ठीक है, 2 माइनस 3 ये आपका हो गया 1/2 माइनस 1 इन मॉड, पॉजिटिव हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। A22 आपका क्या हो जाएगा, हाफ 2 माइनस 3 इंटू 2। दोनों जगह पे हमें 2 पुट करना था, i की जगह पे भी और j की जगह पे भी। 2 माइनस 6 इज -4, ये आपका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू और ये कैंसिल होकर 2 बचेगा आपका, तो 2 वैल्यू आ गई। ऐसे A31 आप कैलकुलेट कर लेंगे, हाफ i की जगह पे आपको 3 पुट करना है और j की जगह पे 1 पुट करना है, तो 3 माइनस 3 इज 0, 0 वैल्यू हो गई। A32 पुट करते हैं, i की जगह पे 3 पुट किया हमने और j की जगह पे 2 पुट किया। कितना आ गया ये आपका, 3 2 6, हाफ 3 माइनस 6 इज -3 इन मॉड, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो अब आपको सारी वैल्यूज मिल गई हैं, बस आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स में पुट कर देना है तो आपको कंप्लीट मैट्रिक्स मिल जाएगा। A11 की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, 1 निकाली थी। A12 की आपने निकाली है 5/2। A21 की निकाली है आपने 1/2। तो ये वैल्यूज यहाँ पे हम डायरेक्टली एज इट इज पुट कर रहे हैं, आपने जो जो वैल्यूज निकाली है। ओके, एंड दिस विल बी योर मैट्रिक्स ऑफ 3:2 ऑर्डर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आया ये क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे।
मैट्रिसेस कितने टाइप्स के होते हैं? अभी हमने जनरल बात करी, मैट्रिसेस होते क्या हैं, ऑर्डर किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ रोज क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होती है, हमने जनरल बात करी अभी मैट्रिसेस के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कि मैट्रिसेस के कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरह के मैट्रिसेस होते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास आ रहा है वो है कॉलम मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा होगा, कॉलम मैट्रिक्स, जो कॉलम जिसके अंदर वन कॉलम हो, ओनली वन कॉलम इज देयर। ठीक है, मैट्रिक्स में अगर एक कॉलम होता है तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, ओनली वन कॉलम। जैसे 2 1 6 0, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है। 2 1 4 9 10, ठीक है, ये भी आपका कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें रोज कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन कॉलम कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, तो इनको मैट्रिक्स को, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? कोई प्रॉब्लम कॉलम मैट्रिक्स में? आगे बढ़े। नेक्स्ट टाइप का आपके पास जो मैट्रिक्स आता है उसको बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स। जैसे कॉलम मैट्रिक्स में था वैसे ही रो मैट्रिक्स में भी होगा। रो मैट्रिक्स में आपका क्या होता है, नंबर ऑफ जो रोज होती हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी रो मैट्रिक्स में, 1। जैसे कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 था, वैसे रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 1 होंगी। जैसे 2 3 10 9, यहाँ पे सिंगल रो है। हॉरिजॉन्टल वे में जो भी हम लिखते हैं वो रोज होती हैं। तो ये कितनी रोज है इस वाले मैट्रिक्स में, 1 रो है। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, और आगे भी हो सकते थे। आप कितने भी कॉलम का मैट्रिक्स लिख सकते हैं, लेकिन रो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, स्क्वायर जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, है ना। तो इस केस में भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप उसको बोलते हैं जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 2 1 3 4 0 6 5 1 9, यहाँ पे 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। तो ये क्या बन जाएगा, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज जहाँ पे आपके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल आपको पता होता है क्या होता है डायगोनल, स्क्वायर के केस में जो भी लाइन अपोजिट साइड्स को ज्वाइन करती है, अपोजिट पॉइंट्स को या अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती है, उसको हम डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ वन डायगोनल की बात कर रहे हैं, जो कि लेफ्ट अपर लेफ्ट कॉर्नर से लोअर राइट कॉर्नर तक ज्वाइन होगा, सिर्फ हम उसी डायगोनल की बात करेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, उनको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, सारे एलिमेंट 0 हैं, सिर्फ वो एलिमेंट 0 नहीं है जो डायगोनल पे प्रेजेंट थे, जो स्क्वायर के डायगोनल पे प्रेजेंट थे वो एलिमेंट 0 नहीं है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, बाकी सारे एलिमेंट्स 0, ये भी आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में ये भी एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है एक्चुअली, यानी कि इसमें भी सिर्फ जो एलिमेंट्स होंगे वो डायगोनल में ही प्रेजेंट होंगे, बाकी के एलिमेंट्स 0 0 होंगे। लेकिन
एक चीज जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि जो डायगनल वाले एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। जैसे लाइक यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा और यहाँ पे भी 3 होगा, मतलब ऑल द एलिमेंट्स इन द डायगनल्स आर सेम, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0 इन स्केलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है स्केलर मैट्रिक्स? आगे बढ़ें। स्केलर मैट्रिक्स के बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगेन ये भी सेम है एज स्केलर मैट्रिक्स, बट स्केलर मैट्रिक्स में क्या था, डायगोनल एलिमेंट कोई भी नंबर हो सकता था, 3 भी था, -2 भी था, वट एवर नंबर। बट इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे वो 1 होंगे, बाकी सब क्या होंगे, 0 0 होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0। तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको आप आई से भी डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। इसका यूज आगे बहुत होगा, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। जैसे सिंपल नंबर में 1 होता है ना, किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते तो सेम नंबर मिलता है। ऐसे आगे आप जब पढ़ेंगे किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सेम मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए कोई भी मैट्रिक्स लिया, यानी जनरल मैट्रिक्स। आई आपका यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जैसे सिंपल नंबर में आइडेंटिटी होती है, व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 1 यू विल गेट द सेम नंबर। ऐसे आप किसी मैट्रिक्स को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सेम नंबर मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ये तो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, और दूसरी बात उसके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 0 होने चाहिए, वो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 0 हों उनको हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो एक जल्दी से क्विक रिवीजन ले लेते हैं, हमने कितने कितने कौन कौन से मैट्रिसेस किए हैं। हमने एक कॉलम मैट्रिक्स किया था जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 होते हैं। रो मैट्रिक्स किया था जिसमें नंबर ऑफ रो 1 होती है। हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स किया था जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती हैं। ठीक है, फिर डायगोनल मैट्रिक्स किया था जिसमें सिर्फ डायगोनल्स में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0 0। फिर स्केलर मैट्रिक्स किया था जिसमें डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, कुछ भी हो सकता है सेम नंबर, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 होते हैं, बाकी 0 0 0 होते हैं, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 0 होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 7 टाइप्स के मैट्रिक्सेस आ गए, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड जीरो और नल मैट्रिक्स। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम एक कंसेप्ट और कर लेते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चंस करने से पहले। ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बेसिस पे ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बेसिस पे। नाम से पता चल रहा है कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी, कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। आपको दो मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल दो मैट्रिक्स गिवन दे रखे हैं ए एंड बी। ठीक है, ए के एलिमेंट्स को मैं ए आई जे से डिनोट कर रही हूँ और बी के मैं एलिमेंट्स को बी आई जे से डिनोट कर रही हूँ। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब इनका ऑर्डर सेम हो। मतलब ये भी अगर ये 3:2 ऑर्डर का है तो बी मैट्रिक्स भी 3:2 ऑर्डर का होना चाहिए। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि हमने 3:2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिखा 2 1 0 9 6 2 और एक मैट्रिक्स लिख दिया 9 0 2 1 5 3, तो ये भी 3:2 मैट्रिक्स है, ये भी 3:2 मैट्रिक्स है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स डिफरेंट है और इसके एलिमेंट्स डिफरेंट है। तो सेकंड कंडीशन जो होती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए, वो क्या होती है कि आपके सारे एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट भी 2 होना चाहिए,
अगर इसका सेकेंड एलिमेंट 9 है तो दूसरे मैट्रिक्स का सेकेंड एलिमेंट भी 9 होना चाहिए। ठीक है, तो सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐसे सेम होने चाहिए, तब आपके दोनों मैट्रिक्स इक्वल माने जाएंगे। ठीक है, तो दो कंडीशन हो गई, सेम ऑर्डर एंड सेम कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स। ओके, सेम और इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स और एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, तभी आपके दो जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल माने जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में मैंने ये वाला और ये वाला दोनों सेम टू सेम लिखे हैं, तो इट मीन्स दिस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स, जब उसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं और ऑर्डर भी सेम होता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे जितने भी हमने कंसेप्ट अभी तक पढ़े हैं, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन इज एग्जांपल 4 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स। तो यहाँ पे आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि हमें यहाँ पे क्या करना है। आपको क्या गिवन दे रखा है, इफ दिस मैट्रिक्स, आपको यहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन दे रखे हैं एक्चुअली, दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स। ठीक है, और दोनों के बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो इक्वल टू के साइन का क्या मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। ऑर्डर तो सेम है ही, ऑर्डर तो हमें सेम ही गिवन दे रखा है। ये भी 3 रोज 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स है, 3:3 ऑर्डर का। ये भी 3 रोज 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स है, यानी कि 3:3 ऑर्डर का, और इक्वल भी दे रखे हैं। इक्वल मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल ही होंगे, तभी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अननोन टर्मिनोलॉजी है, एक्स जेड वाई अननोन वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू इन्होंने आपको निकालने को बोली है, तो वो आप कैसे निकालेंगे। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हैं, बाय इक्वेटिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या था, x+3, तो हम x+3 को सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से इक्वल रख देंगे। x+3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई -3, ये +3 इधर जाके -3 हो जाएगा, डायरेक्टली मिल गई x की वैल्यू। ऐसे ही आप सारे एलिमेंट्स इक्वेट करते जाएंगे तो आपको सारी अननोन टर्म्स जो भी वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी थी वो आपको मिलती जाएंगी। तो अब हम सेकेंड एलिमेंट जो कि आपका है z+4, उसको इक्वेट कर रहे हैं 6 से। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये +4 राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 6 - 4 इज 2। क्लियर है। ऐसे ही हम 2y - 7 को किससे इक्वेट करेंगे, 3y - 2 से। यहाँ पे y वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, 2y, ये 3y इधर आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। 2y - 3y इज -y, 7 - 2 इज 5, तो यहाँ पे आपकी y की वैल्यू आ गई -5, माइनस राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन सी टर्म्स बची हैं, अभी तो बहुत सारी टर्म्स बची हैं आपकी। -6 को -6 से इक्वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी अननोन टर्म तो है नहीं जो हमें निकालनी है। a-1 को हमें किससे इक्वेट करना है, -3 से, तो a -3 + 1, ये हो जाएगा आपका -2। 0 इज इक्वल्स टू 2c + 2, 0 को किससे इक्वेट करना है, 2c + 2 से। 2 आप इस साइड पे ले जाइए, -2 हो जाएगा, और इसको ये भी लिख सकते हैं 2c इज इक्वल्स टू -2, तो c की वैल्यू आ जाएगी -1 सॉरी। ठीक है, c की वैल्यू आ गई आपकी -1। अब लास्ट वैल्यू बची है b की, तो b - 3 को 2b + 4 से इक्वेट कर देंगे। b - 3 को 2b + 4 से इक्वेट कर देंगे। तो आप राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल वाली टर्म शिफ्ट कर दीजिए, राइट हैंड साइड पे सारी कांस्टेंट टर्म शिफ्ट कर दीजिए। क्या आ जाएगा आपका, -b इज इक्वल्स टू 7,
एंड बी इज इक्वल्स टू -7। ओके, सारी वैल्यूज मिल गई, ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड, तो आपको सारी वैल्यूज मिल गई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े, कैसे इक्वेट करना है समझ में आ गया। सारे एलिमेंट्स को, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वेट करना होता है। इसके फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से, लाइक दिस, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे भी आपको दो मैट्रिक्सेस गिवन दे रखे हैं और क्या गिवन दे रखा है, और दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। ठीक है, तो अगेन एज द टू मैट्रिसेस आर इक्वल, तो as the two matrices are equal, we will equate the corresponding terms. Equate the corresponding terms. ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वेट कर रहे हैं 2a प्लस बी को 4 से। ओके, तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से इक्वेट कर दिया। ऐसे a माइनस 2b को हम किससे इक्वेट करेंगे, -3 से। a माइनस 2b इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पे क्या गिवन आ गया, यहाँ पे तो ए बी की टर्म्स में दो इक्वेशन आ गई आपके पास। तो जैसे आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने ये किया हुआ है, एक्स वाई की फॉर्म्स में आपको दो इक्वेशन दे रखी होती थी, उनको सॉल्व करना होता था। वैसे हम यहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे। बाय एलिमिनेशन भी कर सकते हैं और बाय सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। एलिमिनेशन में हमें क्या करना होता है, इनके कोफिशिएंट इक्वेट करने होते हैं। लाइक यहाँ पे b के साथ 2 है, यहाँ पे b के साथ 1 है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाय मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, बाय मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 आपको क्या मिल जाएगा, 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 8, a माइनस 2b इज इक्वल्स टू -3, ये कैंसिल हो गया, 5a इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 इज 5, a इज इक्वल्स टू 5/5। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 1। a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम a माइनस 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 4 में पुट कर दें, पुट द value of a in equation first, तो क्या हो जाएगा, 2 into 1 प्लस b इज इक्वल्स टू 4, 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 4, b की वैल्यू भी आपकी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। समझ में आ गई ये बात, a और b की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही आप c और d की वैल्यू निकाल लेंगे। एक आपके पास गिवन दे रखी है इक्वेशन 5c माइनस d, यानी कि आप थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से इक्वेट करने वाले हैं, एंड 4c प्लस 3d इज इक्वल्स टू 24। इस केस में आप डी कोफिशिएंट को इक्वेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 15c, सबको मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब यहाँ पे हम 5c को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, d को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 15c माइनस 3d इज इक्वल्स टू 33, 4c प्लस 3d इज इक्वल्स टू 24, ये कैंसिल हो जाएगा, 19c इज इक्वल्स टू 757, c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 57/19, आई थिंक ये डायरेक्टली 3 से कैंसिल हो जाएगा, c की वैल्यू आ गई 3। और d की वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। आप c की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 5c माइनस d वाली इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 15, ये 11 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो -11 हो जाएगा और d पॉजिटिव हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। ठीक है, तो आपको सारी वैल्यूज मिल गई हैं ए बी सी डी। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा।
इस केस में भी आपको वही करना था, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करना था, लेकिन इस केस में आपकी दो इक्वेशंस बन गई, क्योंकि आपकी जो टर्म थी वो दो वेरिएबल्स वाली टर्म थी। जैसे फर्स्ट टर्म में ए और बी दोनों वेरिएबल्स थे, है ना, तो आपके पास लीनियर इक्वेशन बन गई। तो जैसे लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हैं एक्स वाई वाली, वैसे ही आप यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कभी भी शेयर कर सकते हैं, सो डैट मैं आपको उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बना के आगे शेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।